Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our 10th lecture of the system integration and architecture. We start this lecture from the 9th lecture. इस टॉपिक को हमने 9th लेक्चर में स्टार्ट किया था और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आज हम 10th लेक्चर में। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ डिस्कस किया था, कुछ लॉज डिस्कस किए थे। थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। नेचर ऑफ मेंटेनेंस, जिसमें चेंजिंग सिस्टम की लॉज ऑफ सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन और डिक्लाइन के बारे में डिस्कस किया था, और डेवलपमेंट टाइम, मेंटेनेंस टाइम वगैरह के बारे में डिस्कस किया था। ये चीज़ें थी जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कि हु परफॉर्म्स मेंटेनेंस, कि मेंटेनेंस जो है कौन परफॉर्म करता है। ठीक है, जो चीज़ ज़रूरी हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो चीज़ टीम जो है वो डेवलप करे सिस्टम को वही मेंटेन करे। ठीक है, और हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि जो टीम डेवलप करती है वही इसको मेंटेन करती है। लेकिन ऑफन ऐसा होता है कि समटाइम डिफरेंट टीम्स बनाई होती हैं जो एक डेवलपमेंट की होती है और मेंटेनेंस की होती है। ठीक है, उसमें कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस के डेवलपमेंट में भी जो टीम होती है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। वो डेवलपमेंट के लिहाज से डेवलप करते हैं, इसके अलावा मेंटेनेंस के लिहाज से जो होते हैं वो मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं सेपरेट मेंटेनेंस टीम में भी मोर ऑब्जेक्टिव, उसके पास ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होंगे, सिर्फ मेंटेनेंस के लिए ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, अगर वो डेवलपमेंट भी होगी करेगी तो उन पे डेवलपमेंट का भी बोझ होगा, वो डेवलपमेंट भी कर रहे होंगे और उनको मेंटेनेंस के ऑब्जेक्टिव भी सोच रहे होंगे। तो इसलिए सेपरेट टीम बनाई जाए ताकि उनके पास मेंटेनेंस के पास सिर्फ मेंटेनेंस के ऑब्जेक्टिव हो। मे फाइंड इट ईजियर टू डिस्टिंग्विश हाउ आवर सिस्टम शुड वर्क फ्रॉम हाउ इट डज वर्क, के वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बना सकेंगे। जिस तरह ये काम कर रहा है, जिस तरह इसको काम करना चाहिए, उसके दरमियान वो डिफरेंस फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो जो डेवलपर्स होते हैं वो समटाइम्स बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे होते हैं कि जो मैंने काम किया है वो ठीक है, क्योंकि उसने डॉक्यूमेंटेशन भी किए थे। तो वो क्या करते हैं, वो मेंटेनेंस भी इतनी ख़ास तवज्जो नहीं देते। इस वजह से मेंटेनेंस की जो टीम है वो एक अलग बनाई जाती है। ठीक है, पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट टीम में वो कह रहे हैं विल बिल्ड द सिस्टम इन अ वे डेट मेक्स मेंटेनेंस ईजियर। वो इस तरह बिल्ड करते हैं कि इसकी मेंटेनेंस को ईजी से ईजी किया जा सके, यानी ऑपरेशन जो है वो ठीक से परफॉर्म हो, उसको मेंटेन करना ज़्यादा से ज़्यादा ईजी रहे। मे फील ओवर कॉन्फिडेंट, या तो वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, एंड इग्नोर द डॉक्यूमेंटेशन टू हेल्प मेंटेनेंस एफर्ट। तो वो कहते हैं कि बस हमारा काम डेवलपमेंट था, मेन चीज़ डेवलपमेंट थी, हमने डेवलपमेंट कर दी है, डॉक्यूमेंटेशन करते नहीं है। जब डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी तो जो कोई एक न्यू टीम मेंटेनेंस के लिए काम करेगी तो वो मेंटेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको उसके सिस्टम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी, उसको पता ही नहीं होगा कि वो क्या कर रहे हैं। तो इस वजह से डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है किसी सिस्टम के लिए, कि जब कोई न्यू बंदा, आपने डेवलप कर दिया, ठीक है, आपने अब जॉब छोड़ दी या आप किसी और कंट्री में चले गए, तो अब वो सिस्टम फजूल गया, बेकार नहीं। आपने इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनाई, उस डॉक्यूमेंटेशन को यूज़ करते हुए आप क्या करते हैं, मेंटेनेंस जो है उसकी एफर्ट, जो मेंटेन करने वाली टीम होती है उसकी एफर्ट को ईजी कर देते हैं। क्लियर। द नेचर ऑफ मेंटेनेंस, क्या क्या टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अंडरस्टैंड द सिस्टम, सबसे पहले तो वो सिस्टम को अंडरस्टैंड करें कि सिस्टम काम क्या कर रहा है, ये सिस्टम की नेचर क्या है, सिस्टम किस तरह वर्क करेगा, किस तरह आउटपुट देगा, क्या इनपुट देनी चाहिए, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लोकेटिंग इंफॉर्मेशन इन सिस्टम डॉक्यूमेंट, सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशन जो है उसमें जो जो चीज़ें हैं उसको गो थ्रू करें। कीपिंग सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन अप टू डेट, कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन में अप टू डेट अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ रही है कि अच्छा ये चीज़ है, जब आपको समझ आ गई तो आप उसको अप टू डेट भी कर सकती हैं। ये भी मेंटेनेंस, जब आप मेंटेन कर रहे होते हैं ऑब्वियसली उसमें चेंजिंग्स आती हैं, तो आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन को भी चेंज करना लाजमी है, ताकि उसके बाद नेक्स्ट कोई टीम आए उसको मेंटेन करने के लिए तो उनको भी पता चलना चाहिए कि क्या क्या अभी तक मेंटेन हो चुका है, क्या क्या इसमें चेंजिंग्स आ चुकी हैं। अगर आप वही पुरानी डॉक्यूमेंट में न्यू मेंटेनेंस टीम भी डॉक्यूमेंट को अप टू डेट नहीं करेगी तो वो
नेक्स्ट के लिए बहुत प्रॉब्लम हो गया। तो जो जो चेंजिंग्स आती जाएंगी आप अपनी डॉक्यूमेंट में अप टू डेट उसको करते रहेंगे। एक्सटेंडिंग एग्जिस्टिंग फंक्शंस टू अकोमोडेट न्यू और चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, कि क्या करना है आपने कि जो एग्जिस्टिंग फंक्शंस हैं ना उनको चेंज करें या अकोमोडेट करें, न्यू चेंजिंग करें उसमें रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से। एडिंग न्यू फंक्शंस टू द सिस्टम, नए फंक्शंस को, जाहिर है एक सिस्टम आपने 2 साल पहले बनाया, उसको मेंटेन करते करते 5-6 साल लगे, 2 साल बाद आप उसमें कोई अपडेट होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, न्यू फंक्शंस ऐड होने चाहिए, उसको नए न्यू की तरफ लेके जाना चाहिए। आगे फाइंडिंग द सोर्स ऑफ सिस्टम फेलियर और प्रॉब्लम, के सिस्टम के सोर्स, जो हमारा सिस्टम है उसकी जहाँ से वो फेल हो रहा है या उसकी प्रॉब्लम्स हैं उन सोर्सेज को फाइंड आउट करना चाहिए कि क्यों ये फेल हो रहा है, कहाँ प्रॉब्लम कर रहा है, उन सिस्टम को फाइंड आउट, आप प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना चाहिए। आगे लोकेटिंग एंड करेक्टिंग फॉल्ट्स, जो जहाँ फॉल्ट्स आ रहे हैं या बग आ रहे हैं आप उनको लोकेट करें कि किस जगह पे फॉल्ट आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आप सारा सिस्टम तो कहें कि अब तो ये फारिग है, आप उस चीज़ को स्पेसिफिक जगह को प्रॉब्लम को देखें, ठीक है। अगर आप इसकी एग्जांपल इस तरह ले लेते हैं कि अगर आप एक सेमेस्टर में 5 कोर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप उन 5 कोर्सेज में से एक कोर्स में बहुत ही वीक हैं, तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपको सेमेस्टर ही से निकाल दिया जाए, आपको प्रीवियस सेमेस्टर में भी आपको कहेंगे आप 6 सेमेस्टर सारा दोबारा पढ़ें, नहीं, आपको ये कहा जाएगा कि आप इस कोर्स को दोबारा पढ़ें, ये इस कोर्स में जो वीकनेस है वो कंप्लीट करें। तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि लोकेटिंग एंड करेक्टिंग फॉल्ट्स, कि लोकेट करेंगे फॉल्ट कहाँ है और उसको करेक्ट करें। आंसरिंग क्वेश्चन अबाउट द वे द सिस्टम वर्क, जिस तरह सिस्टम काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन होंगे उसका आंसर भी करना लाजमी है, ठीक है, उसका आंसर करना मस्ट है। आगे है रिस्ट्रक्चरिंग डिज़ाइन एंड कोड कंपोनेंट, कि अपने डिज़ाइन को रिस्ट्रक्चर करें और कोड कंपोनेंट्स को भी अपडेट करें, जितने भी आपने कोडिंग की हुई है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, उनकी रिस्ट्रक्चरिंग करें। आगे रीराइटिंग डिज़ाइन एंड कोड कंपोनेंट्स, दोबारा से कोड को भी लिखें न्यू तरीके से, डिफरेंट कोई सारे कंपोनेंट्स नहीं तो कुछ मॉड्यूल्स को अपडेट करें। आगे है डिलीटिंग डिज़ाइन एंड कोड कंपोनेंट्स दैट आर नो लॉन्गर यूज़फुल, वो वाले डिज़ाइन और कंपोनेंट्स को डिलीट कर दिया जाए जो मज़ीद यूज़ नहीं हो सकते, जिनका काम ख़त्म हो गया हो, जो अब जिनकी अब ज़रूरत ना हो उनको डिलीट कर दिया जाए। आगे मैनेजिंग चेंजेस टू द सिस्टम एज दे आर मेड, जो भी चेंजिंग्स की हैं उनको मैनेज किया जाए और सिस्टम को न्यू तरीके से बिल्डअप करके बनाया जाए। क्लियर। आगे है यूज़ ऑफ मेंटेनेंस टाइम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंटेनेंस एफर्ट, ये लीड्स एंड स्वानसन ने डिस्ट्रीब्यूशन की थी और देखें वो कह रहे हैं जो हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी, अडेप्टिव 20.5%, करेक्टिव 21%, ठीक है, मेंटेन करने में टाइम लगता है, प्रिवेंशन जो है किसी चीज़ से बचाओ 4%, सबसे ज़्यादा जो टाइम है वो परफेक्टिव, यानी आपका जो सिस्टम है वो परफेक्ट होना चाहिए, कंप्लीट एंड परफेक्टली वर्क ऑल ऑपरेशंस, इस पे 50% मेंटेनिंग टाइम लगता है, ठीक है। अगर 100% आप मेंटेनिंग टाइम कर रहे हैं तो उसमें से उन्होंने ये डिवाइड किया कि जो मेंटेनिंग में 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, अडेप्टिव, करेक्टिव, प्रिवेंटिव एंड परफेक्टिव, ठीक है, ये 4 चीज़ों में सबसे ज़्यादा परफेक्टिव एक तरफ और बाकी तीनों एक तरफ टाइम लेती हैं, तो सबसे ज़्यादा टाइम परफेक्टिव में लगता है। मेंटेनेंस प्रॉब्लम में आगे है स्टाफ प्रॉब्लम, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, 47% ऑफ एफर्ट इज स्पेंट ऑन अंडरस्टैंडिंग, सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, एक नया स्टाफ आता है तो उसको सबसे ज़्यादा एफर्ट मेंटेन करने में सबसे ज़्यादा लगती है, उसको अंडरस्टैंड करने में, ठीक है, कितना अंडरस्टैंडेबल है,
ठीक है। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है उस पर कितना टाइम लगता है, तो उसको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मैनेजमेंट प्रायोरिटीज़, रशिंग अ न्यू प्रोडक्ट टू द मार्केट। मैनेजमेंट की जो प्रायोरिटीज़ कौन सी की प्रायोरिटीज़ हैं कि जो भी एक न्यू प्रोडक्ट है उसको मार्केट में लॉन्च किया जाए, ठीक है। मोरल सेकंड हैंड यानी स्टेटस अकॉर्डिंग टू मेंटेनेंस टीम। कुछ चीज़ें होती हैं सेकंड हैंड, इसको पुरानी चीज़ें भी कहते हैं, उसको भी मेंटेन करना स्टाफ का ही है। तो इसमें अगर इन चीज़ों पे फोकस ना करें तो ये स्टाफ में प्रॉब्लम है, ठीक है। स्टाफ जो है वो कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग नहीं होता मेंटेनेंस के इशू में, वो उसने कंप्लीट डॉक्यूमेंट रीड आउट नहीं की होती। आगे है टेक्निकल प्रॉब्लम्स, आर्टिफैक्ट्स एंड पैराडिग्म्स, ठीक है। टेक्निकल प्रॉब्लम में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो दूसरा है टेस्टिंग डिफ़िकल्टीज। अब ये देखें कि वो कह रहा है कि सबसे पहले है आर्टिफैक्ट्स एंड पैराडिगम्स, ठीक है। अब आर्टिफैक्ट्स और पैराडिगम में और दूसरी है टेस्टिंग डिफ़िकल्टीज। अगर आप कोई इफ़ द डिज़ाइन लॉजिक इज़ नॉट ऑब्वियस, अगर आपने कोई डिज़ाइन बनाया है उसकी लॉजिक जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो जो टीम है उसको डिज़ाइन करना, उसको उसमें चेंजेस करना वो इतना इजी नहीं होगा, ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं होगा। तो जो भी चीज़ें हैं किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में उसको मेंटेन करना हो उसकी, तो उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और सारी चीज़ें हाईली इंटरकनेक्टेड हों, ठीक है, ताकि जो उसमें इंक्रीमेंटल चेंज होगा मस्ट भी जो उसमें इंक्रीमेंटल चेंज आ रहा होगा उसको मॉडिफाई किया जा सके, उसको मेंटेन किया जा सके, ठीक है। और टेस्टिंग डिफ़िकल्टीज में कि टेस्टिंग कैन बी प्रॉब्लम विद फाइंडिंग टाइम ऑफ टू टेस्ट डिफ़िकल्ट, कि किसी भी टेस्ट को डिफ़िकल्ट बनाया जा सकता है। बहुत सारी टेस्टिंग डिफ़िकल्टीज है, फॉर एग्जांपल कि कोई एयरलाइन रिजर्वेशन का सिस्टम है, ठीक है, वो आप कोई भी अवेलेबल है, ठीक है, उसमें डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं कि आप यूज़र को कन्विंस कर सकें कि आप इस घंटे में जा सकते हैं, इस घंटे में नहीं आपको मिल सकती, ठीक है, ये भी टेस्टिंग है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो टेस्टिंग डिफ़िकल्टीज में आती है कि सम सिस्टम मस्ट बी अवेलेबल अराउंड अ क्लॉक, कि कुछ सिस्टम आपके अकॉर्डिंग मिल रहे होते हैं, कुछ नहीं मिल रहे होते। तो ये सारी जो हैं किस में हैंडल होते हैं, टेस्टिंग डिफ़िकल्टीज में। आगे है द नीड टू कॉम्प्रोमाइज़, इसके अकॉर्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ इसका बैलेंसिंग नीड फॉर चेंज विद द नीड फॉर कीपिंग द सिस्टम अवेलेबल टू द यूज़र, कि आपकी जो ज़रूरत है जिसको चेंज करने में और जो आपके सिस्टम को चाहिए यूज़र के लिए, उसमें बैलेंस किया जा सके, कितना इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एससी compete विद एक्सपेंडेंसी एंड कॉस्ट, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो कह रहे हैं कि कॉस्ट और एक्सपेंडिचर को इग्नोर करते हैं, ठीक है। वो चाह रहे होते हैं कि जितने भी हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स हैं उनको कंप्लीट कर सकें, ठीक है। आगे है फिक्स प्रॉब्लम क्विक बट सॉरी फिक्स प्रॉब्लम क्विक बट इन एलिगेंट सोल्यूशन, हम किसी प्रॉब्लम को जल्दी से फिक्स तो कर सकते हैं लेकिन उसको इन एलिगेंट सोल्यूशन, उसका सोल्यूशन ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें तो हमें क्या और मोर इन्वॉल्व बट एलिगेंट वे, तो हमें क्या होगा कि हम क्या करें कि उसको टाइम ले लें लेकिन उसको एलिगेंट वे में मेंटेन करें, उसको एलिगेंट वे में प्रॉब्लम सॉल्व करें। सॉल्विंग प्रॉब्लम इन्वॉल्व ओनली द इमीडिएट करेक्शन ऑफ अ फॉल्ट, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको हम इमीडिएट ठीक करना चाह रहे होते हैं लेकिन हम फिर उस देखते हैं कि हम सोल्यूशन क्या, ये नहीं देखते कि हम एलिगेंट सोल्यूशन फाइंड करें इन एलिगेंट, ठीक है, हम उस वक्त बस उसको फिक्स करने की तरफ जा रहे होते हैं तो हम उसको फिक्स कर देते हैं। तो इसका वो ये कह रहे हैं कि हमें कुछ बाद में उसको ठीक करना चाहिए एलिगेंट वे में, टाइम ले लेना चाहिए लेकिन एलिगेंट वे में, ताकि वो दोबारा प्रॉब्लम करे। अगर आप उसको जल्दी से इन एलिगेंट वे में या जिस तरह भी उसका ठीक कर देंगे वो फिर ख़राब कर दे, आपको प्रॉब्लम करेगा। तो इस तरह जब ये प्रॉब्लम करता रहेगा तो ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लम करेगा, तो आप उसको एक ही दफ़ा अच्छे वे में ठीक करें। अच्छा आगे है नीड डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मेंटेनेंस, कि किस टाइप की आप मेंटेनेंस कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत है कि नहीं है। तो ये चीज़ें भी
आपको उसकी कॉम्प्रोमाइजेशन में डिपेंड करती है कि किस टाइप की आप मेंटेनेंस कर रहे हैं, ठीक है। आगे है मेंटेनेंस प्रॉब्लम, फैक्टर अफेक्टिंग मेंटेनेंस अप्रोच, द टाइप ऑफ फेलियर्स क्रिटिकल और सिवियरिटी, के किस तरह के फेलियर्स आ रहे हैं, ठीक है, मेंटेनेंस में, उसकी कितने सिवियरिटी है उनकी फेलियर की, ये कितने क्रिटिकल है, इम्पोर्टेंट भी हैं, या अगर वो फेल हो भी रहे हैं तो उससे हमारा काम चल जाएगा। द डिफ़िकल्टी ऑफ द नीडेड चेंज, कि जिन चेंजेस की हमें बहुत ज़रूरत है उसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। द स्कोप ऑफ द नीडेड चेंज, जो भी हमारी चेंज है उनका स्कोप क्या है, जो हम चेंजिंग्स लाना चाह रहे हैं जिनकी बहुत ज़रूरत है, उनका स्कोप है कि बस वो हमें ज़रूरत है और हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं है। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कॉम्पोनेंट बीइंग चेंज, कि आप कंपोनेंट की कॉम्प्लेक्सिटी को किस तरह चेंज कर सकते हैं। द नंबर ऑफ फिजिकल लोकेशन एट विच द चेंजिंग मस्ट बी मेड, वो कह रहे हैं कि जो फिजिकल लोकेशन है, नंबर ऑफ फिजिकल लोकेशन जहाँ पे चेंजिंग मस्ट भी होने चाहिए, वहाँ पे हमें चेंज लाना चाहिए। क्लियर। अच्छा, आगे है द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ मेंटेनिंग ओ सिस्टम, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम। बेनिफिट्स क्या हैं, मेंटेनेंस चेंज टू अ सिंगल ऑब्जेक्ट क्लास में नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ प्रोग्राम। आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में होता है कि हमने क्लासेस बनाई होती हैं, उसमें ये कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो सिर्फ एक सिंगल क्लास में, तब बाकी के रेस्ट ऑफ कोड में हमें कोई प्रोग्राम में कोई मसला ही नहीं होता, ठीक है। इसका ये बेनिफिट्स होता है कि सिर्फ उसी क्लास को हम चेंज करते हैं, उसी क्लास को रीबिल्ड करते हैं, या उसी क्लास को हम दोबारा रिकोड कर लेते हैं, चेंज कर देते हैं, बाकी क्लासेस को हमें छेड़ना ही नहीं पड़ता। ये बहुत फ़ायदा है हमें। सेकेंड है मेंटेन कैन री यूज़ ऑब्जेक्ट इजीली, यस, इसमें ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं, हम किसी मेंटेनेंस के दौरान जो है ऑब्जेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं या रीयूज़ कर सकते हैं, कहीं भी दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। आगे ड्रॉबैक्स क्या हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी ओ टेक्निक्स में मेक प्रोग्राम मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, या इसमें ये होता है क्लासेस होती हैं, सारी ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं, तो ये अंडरस्टैंडिंग में कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ा देता है। इससे क्या होता है, हमारी कोड की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, जिससे इसको अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है। मल्टीपल पार्ट कैन मेक इट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड ओवरऑल सिस्टम बिहेवियर, कि इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, उनको समझना, उनको बनाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। और इसका अफेक्ट जो है हमारे ओवरऑल सिस्टम के बिहेवियर पे पड़ता है। इनहेरिटेंस कैन मेक डिपेंडेंसीज डिफ़िकल्ट टू ट्रेस, जो इनहेरिटेंस है वो डिपेंड करती हैं कि इसको डिफ़िकल्ट ट्रेस, ज़ाहिर है इनहेरिटेंस होती हैं, ठीक है, वो आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो इसलिए डिफ़िकल्ट उनको ट्रेस करना, उनको फाइंड आउट करना, अगर कहीं प्रॉब्लम आ जाए तो बहुत ज़्यादा ट्रेस करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर एक दफ़ा ट्रेस हो जाए तो फिर उसको मेंटेन करना ईजी हो जाता है। ये इसके बेनिफिट्स में। डायनेमिक बाइंडिंग मेक इट इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन विच ऑफ द सेवरल मेथड विल बी एग्जीक्यूट, हाँ जी, ये भी है कि इसमें डायनेमिक बाइंडिंग होती हैं, तो ये हम फाइंड आउट नहीं कर सकते कि कौन सा मेथड जो है एग्जीक्यूट हुआ है, और एक दूसरे से इनहेरिटेड होते हैं, बाइंडिंग होते हैं, तो हमें पता नहीं चल रहा होता कि कौन सा एग्जीक्यूट हुआ कौन सा नहीं। By hiding the detail of data structure, program function is often distributed across several classes. वो कह रहे हैं कि डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर, प्रोग्राम फंक्शंस जो हैं डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड, डिफरेंट जो भी बहुत सारी क्लासेस हैं उनको हम समटाइम्स हाइड भी कर देते हैं जिसकी डिटेल से। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी क्लासेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अक्रॉस जिसमें फंक्शंस को, तो हम क्योंकि हाइड किया होता है तो हमें पता नहीं चल रहा होता कि हमारा कोड कितना कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। आगे हम मेंटेनेंस प्रॉब्लम में रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम, RMS, रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम में डेवलप्ड बाय केमिकल बैंक एंड देन मॉडिफाइड एंड मर्ज विद ग्लोबल मैनेजमेंट सिस्टम। ये इसमें बताया गया है कि डेवलप जो है आप करें कि केमिकल डेवलप्ड बाय केमिकल बैंक एंड देन उसको मॉडिफाई करें एंड मर्ज विद ग्लोबल मैनेजमेंट सिस्टम। ये रिलेशन मैनेजमेंट सिस्टम की है कि आप जितनी भी ग्लोबल मैनेजमेंट सिस्टम है ना, यानी वर्ल्ड पूरी दुनिया की मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके साथ आप अपने सिस्टम को मर्ज अप करने की कोशिश करें।
उस कंबाइन विद अदर सिस्टम टू एलिमिनेट डुप्लीकेशन एंड लिंक हार्डवेयर प्लेटफॉर्म एंड बिजनेस हो, कि आप क्या करें कि कंबाइन करें ताकि डुप्लीकेशन एलिमिनेट हो सके, कि इस टाइप का सेम एज इट इज सिस्टम कहीं और तो नहीं बना, ठीक है। उसको लिंक करें उसके हार्डवेयर को, कि ताकि वो बिजनेस के लिहाज से आपके लिए बेनिफिट्स हो, कल को आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। विंडोज बेस्ड GUI वॉज डेवलप्ड, कि विंडो बेस्ड जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाएं, मॉडिफाई टू अलाउ इट टू रन स्प्रेडशीट एंड प्रिंट रिपोर्ट्स यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट, कि आप जो है स्प्रेडशीट जो डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट को यूज़ करें। इनकॉर्पोरेट लोटस नोट्स, इनकॉर्पोरेट लोटस नोट्स में वो कह रहे हैं कि कुछ जो चीज़ें होती हैं जैसे कि दुनिया में आप ऐसी, आपका कोई एक सिस्टम है, ठीक है, उसको मेंटेन करना चाह रहे हैं आप, ठीक है। इसकी एग्जांपल इस तरह ले लेते हैं कि आपका कोई सिस्टम है, आप उसको मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो आपने उसको कंपैरिजन करना है वर्ड के साथ ग्लोबली, जिस तरह मैंने आपको कहा है, ठीक है। तो उसमें जो कुछ मॉडिफिकेशन होती है तो आपको इनकॉर्पोरेशन की ज़रूरत होती है, कि आपने कंपैरिजन करना होता है अपने सिस्टम का दूसरे सिस्टम्स के साथ, कि इसमें क्या क्या न्यू चीज़ें हैं, ठीक है, क्या चीज़ें हैं जो उसमें नहीं हैं और आपके सिस्टम में है, ठीक है। तो आपने ये सारी चीज़ें ये देखनी होती हैं, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इनकॉर्पोरेट जो लोटस नोट है वो जो एक ईमेल होती है क्लाइंट में, जो सॉफ्टवेयर के थ्रू जो हम कहते हैं कि इसमें जैसे क्लाइंट सर्वर प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ईमेल होते हैं, कैलेंडर होते हैं, कॉन्टैक्ट होते हैं, तो हम इनकॉर्पोरेट करते हैं पूरी वर्ड से। इसकी एक सिंपल वर्ड में है कि पूरी वर्ड के साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं ईमेल के थ्रू या अपनी डिफरेंट कैलेंडर या कॉन्टैक्ट के थ्रू, कैपेबिलिटी के थ्रू अपने वर्क को, ठीक है, डिफरेंट इंटीग्रेट्स वे में। आगे है मेंटेनेंस प्रॉब्लम फैक्टर अफेक्टिंग मेंटेनेंस एफर्ट। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? एप्लीकेशन टाइप, सिस्टम नोवेलिटी, टर्नओवर एंड मेंटेनेंस स्टाफेबिलिटी, system lifespan, dependence on a change environment, hardware characteristic, design quality, code quality, documentation quality, testing quality। अच्छा, इसमें वो कह रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपने इसमें देखें कि ये सारी चीज़ें हैं, इसमें डिफरेंट एप्लीकेशन की टाइप्स हैं, सिस्टम की नोवेलिटी है, टेस्टिंग क्वालिटी के बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं अफेक्ट करती हैं हमारे सिस्टम की मेंटेनेंस की एफर्ट को, कि किस तरह हम सिस्टम एफर्ट करना चाह रहे हैं। आगे हम मयरिंग मेंटेनेंस करेक्टरिस्टिक्स, किस तरह हम मेंटेनेंस की करेक्टरिस्टिक्स मेजर करते हैं। मेंटेनेबिलिटी इज नॉट ओनली द रिस्ट्रिक्टेड टू कोड, यस, सिर्फ कोड से मेंटेनेंस नहीं हो सकती, बट आल्सो इंक्लूडिंग स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन एंड टेस्ट प्लान, डॉक्यूमेंटेशन। आपकी डॉक्यूमेंटेशन से भी चेंज हो सकती है मेंटेनेंस, कि आपने जो डिज़ाइन बनाया है, आपका टेस्ट प्लान बनाया है, जो डॉक्यूमेंटेशन की है उसमें चेंज करें। सिर्फ यही नहीं है कि कोड में चेंज करते रहें, दोबारा से डॉक्यूमेंटेशन में चेंज करें, फिर दोबारा से उस कोड में चेंज होगा, ठीक है। आगे मेंटेनेबिलिटी कैन बी व्यूड इनटू टू वे, टू डिफरेंट वेज से मेंटेनेबिलिटी व्यू की जाती है, एक्सटर्नल व्यू और इंटरनल व्यू। एक्सटर्नल व्यू ऑफ द सॉफ्टवेयर यूज़र पर्सन परफॉर्मिंग, कि एक्सटर्नल जो आपको सामने से सिस्टम नज़र आ रहा है, यूज़र इंटरफेस, ठीक है। इंटरनल में जो मयरिंग बिफोर डिलीवरी, आप किसी पर्सन को उसका सिस्टम देने से पहले आप उसको मैयर कर सकें, कंप्लीट मैयरेबिलिटी उसकी चेक करें कि ये कंप्लीट है। अब देखते हैं इसमें एक्सटर्नल व्यू ऑफ द मैयरिंग, ठीक है। एक्सटर्नल में कौन सी नेसेसरी मैयर में टाइम एट विच प्रॉब्लम इज रिपोर्टेड, टाइम कितना लगा है, टाइम लॉस ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिले, टाइम रिक्वायर्ड टू एनालाइज प्रॉब्लम, के एनालाइज प्रॉब्लम में कितना टाइम लगा, टाइम रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई विच चेंजेस आर टू बी मेड, टाइम नीडेड टू मेक द चेंज, टाइम नीडेड टू टेस्ट द चेंज, टाइम नीडेड टू डॉक्यूमेंट द चेंज, कि डॉक्यूमेंट में कितना चेंज किया जाता है। आगे डिज़ायरेबल मैयर्स में क्या है, रेशियो ऑफ द टोटल चेंज इम्प्लीमेंटेशन टाइम टू टोटल नंबर ऑफ द चेंजेस इम्प्लीमेंटेड, ये आपको समझ आ रही होंगी कौन सी चीज़ें हैं। नंबर ऑफ द अनरिजॉल्व प्रॉब्लम, कौन सी जो प्रॉब्लम है जिनको हमने अभी तक रिजॉल्व नहीं किया, टाइम स्पेंट ऑन अनरिजॉल्व प्रॉब्लम,
परसेंटेज ऑफ द चेंज दैट इंट्रोड्यूस न्यू फॉल्ट्स, न्यू फॉल जो है उनकी परसेंटेजेस को देखना। नंबर ऑफ कंपोनेंट मॉडिफाइड टू इम्प्लीमेंट अ चेंज, किस तरह हम इम्प्लीमेंट करते हैं चेंजिंग्स। आगे है मेंटेनेंस टेक्निक एंड टूल्स। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, कौन कौन से टूल्स हैं? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल बोर्ड और चेंज कंट्रोल। और आगे इम्पैक्ट एनालिसिस और ऑटोमेटेड मेंटेनेंस टूल। ये 3 टूल्स हैं जो कि मेंटेनेंस टेक्निक में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर मेंटेनेंस होना पॉसिबल नहीं है। आगे है मेंटेनेंस टेक्निक एंड टूल्स में कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल प्रोसेस, जो आपने ये देखा कंट्रोल, उसमें है प्रॉब्लम डिस्कवर्ड बाय और चेंज रिक्वेस्टेड बाय यूज़र। कि प्रॉब्लम डिस्कवर जब हो जाती है तो उसमें जो चेंज है, ठीक है, उसमें यूज़र में कस्टमर डेवलप्ड, कस्टमर जो है या जो भी डेवलपर है या रिकॉर्डर है, ठीक है, उससे रिक्वेस्ट की जाए। चेंज रिपोर्टेड टू द कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल बोर्ड, कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल बोर्ड को रिपोर्ट किया जाए। सीसीबी डिस्कस प्रॉब्लम, कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल बोर्ड है वो जो इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेगा। डिटरमाइन नेचर ऑफ द चेंज, कि किस टाइप का चेंज आएगा। वी शुड पे, किस हु शुड पे, इसका पे कौन करेगा, कॉस्ट इस पे कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इसकी। सीसीबी डिस्कस सोर्स ऑफ प्रॉब्लम, डिफरेंट सोर्सेज पे डिस्कस करेगा कंट्रोल कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल बोर्ड जो होगा। स्कोप, उसकी चेंजेस के बाद स्कोप क्या रहेगा। टाइम फिक्स किस तरह, असाइन, वैरायटी, प्रायोरिटी, सारी चीज़ें इसमें देखी जाएंगी। आगे बात एनालिस्ट मेक चेंजेस ऑन टेस्ट कॉपी, जो चेंजिंग आएगी उसकी टेस्ट कॉपी बनाएंगे एनालिस्ट, ठीक है। आगे एनालिस्ट वर्क विद लाइब्रेरियन टू कंट्रोल इंस्टॉलेशन ऑफ द चेंज, कि वो लाइब्रेरियन से इसका कंट्रोल लेगा, इंस्टॉलेशन जो चेंज आएगी उसको इंस्टॉलेशन कराने के लिए। एनालिस्ट फाइल चेंज रिपोर्ट, उसके बाद वो क्या करेगा, फाइल देगा चेंजिंग रिपोर्ट की, ठीक है। ये सारी जो टेक्निक्स हैं जो मेंटेन करने की टूल्स की, उसमें कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल जो बोर्ड होगा ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेगा, ठीक है। अब ये देखें मेंटेनेंस टेक्निक एंड टूल इम्पैक्ट एनालिसिस, द एवेल्यूएशन ऑफ मैनी रिस्क एसोसिएशन विद अ चेंज इंक्लूडिंग एस्टीमेट ऑफ द इफेक्ट और रिसोर्सेज, एफर्ट एंड स्केड्यूल। किस किस पे है, रिसोर्सेज पे, इफेक्ट पे और स्केड्यूल पे, ठीक है। ये इम्पैक्ट एनालिसिस में है, ये सेकेंड वाले में, ठीक है। और हेल्प कंट्रोल मेंटेनेंस कोड, के कंट्रोल मेंटेनेंस कोस्ट पे भी ये हेल्प आउट करेगा। उसके बाद है वर्क इम्पैक्ट ऑफ चेंज में क्या आएगा, वर्क प्रोडक्ट, हॉरिजॉन्टल ट्रेसेबिलिटी और वर्टिकल ट्रेसेबिलिटी। वर्क प्रोडक्ट में एनी डेवलपमेंट आर्टिफैक्ट हुज चेंज इज सिग्निफिकेंट, जो चेंज है वो हमारे लिए कितना सिग्निफिकेंट है, कितना वो हमें फ़ायदा देगा और कितना वो स्कोपेबल होगा। हॉरिजॉन्टल ट्रेसेबिलिटी में है रिलेशनशिप ऑफ कंपोनेंट अक्रॉस कलेक्शन ऑफ वर्क प्रोडक्ट, कि जो रिलेशन है हमारे कंपोनेंट्स में उसकी कलेक्शन, जितने भी वर्क प्रोडक्ट है उसकी कितनी कलेक्शन हुई है। वर्टिकल ट्रेसेबिलिटी में रिलेशनशिप अमंग पार्ट्स ऑफ वर्क प्रोडक्ट, कितने पार्ट्स जो वर्क प्रोडक्ट के हैं वो वर्टिकल ट्रेसेबिलिटी में हम हैंडल करेंगे। अब ये देखें मेंटेनेंस टेक्निक एंड टूल्स में हॉरिजॉन्टल ट्रेसेबिलिटी में क्या होगा, द ग्राफिकल रिलेशनशिप एंड ट्रेसेबिलिटी लिंक अमंग रिलेटेड वर्क। अब ये देखें रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है R1 R2 R2.2 R3, अब 2.2 है, मज़ीद इसको किया डिज़ाइन कंपोनेंट्स में D1 D2, फिर आगे D1 D2 D3, ये डिज़ाइन कंपोनेंट्स है उसके। कोड कंपोनेंट्स उसके मज़ीद उसको फर्दर उसके कितने डिज़ाइन के फर्दर मल्टीपल कोड कंपोनेंट्स हो गए। फिर हर कोड कंपोनेंट का हमने टेस्ट करना है, टेस्ट 1 टेस्ट 2, फिर उस टेस्ट का एक्सेप्टेंस आना लाजमी है। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ गई तो वो हमारी क्या होगा, एक्सेप्टेंस। जैसे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट R1 है तो उसके लिए आगे डिज़ाइन D1 D2 D होगा, फिर R2 है उसके लिए D2 होगा, R2.2 है तो उसके लिए दोबारा से D1 D2 D3 होगा, ठीक है। तो ये जितने भी होंगे उसकी क्या होगी, आगे से कोड कंपोनेंट होगा, फिर उसके बाद कोड डिज़ाइन कंपोनेंट होगा, डिज़ाइन कंपोनेंट के बाद कोड कंपोनेंट होगा, और कोड कंपोनेंट के बाद फिर हर एक कोड कंपोनेंट की टेस्टिंग होगी, और हमें हर कंपोनेंट की टेस्टिंग की एक्सेप्टेंस लाजमी है। इस तरह हम हॉरिजॉन्टली ट्रेसेबिलिटी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। आगे ये देखें अप्लाइंग ट्रेसेबिलिटी टू रियल वर्ड सिस्टम, किस तरह हम रियल वर्ड सिस्टम को ट्रेसेबिलिटी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। 5 काइंड ऑफ ट्रेसेबिलिटी है,
उसमें ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट भी हो सकती है कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की ट्रेसेबिलिटी हम ट्रेस कर सकते हैं। एसोसिएशन टू एसोसिएशन कि कौन कौन से आपस में एसोसिएट कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं, उसको कर सकते हैं। फिर यूज़ केस टू यूज़ केस के डिफरेंट यूज़ केसेस में हम ट्रेसेबिलिटी कर सकते हैं। टू डायमेंशन यूज़ केस टू ऑब्जेक्ट, यस यूज़ केस से ऑब्जेक्ट की तरफ भी हम जा सकते हैं। टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट के टू टाइप के टू डायमेंशन हमारे पास ऑब्जेक्ट होंगे तो तब भी हम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट जा सकते हैं। ऊपर वन डायमेंशन था। आगे हाउ ट्रेसिंग इज परफॉर्म्ड यूजिंग एक्सप्लिसिट लिंक, यूजिंग टेक्सचुअल रेफरेंस टू डिफरेंट डॉक्यूमेंट, using names and concept that are same and similar, using knowledge and domain knowledge। तो हम क्या करेंगे कि नॉलेज और डोमेन नॉलेज को भी यूज़ करेंगे, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं एक्सेप्टेबिलिटी के लिए यूज़ हो रही हैं। आगे है मेंटेनेंस टेक्निक एंड टूल्स, ऑटोमेटिक मशीन टूल। टेक्स्ट एडिटर, कौन कौन सी टूल्स यूज, ऑटोमेटिक मेंटेनेंस टूल कौन से हैं? टेक्स्ट एडिटर, फाइल कंपैरेटर, यस फाइल की कंपैरेटिव की जरूरत है। कंपाइलर एंड लिंकर, ये चीज़ें आपको सारी कंपाइलर एंड लिंक, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। आगे है डिबगिंग टूल्स, यस क्रॉस रेफरेंस रीजनरी जनरेटर, स्टैटिक कोड एनालाइजर, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, रिपोजिटरीज। ये सारी चीज़ें जो हैं कोडिंग में कम यूज़ होती हैं, लेकिन जब आप मेंटेन कर रहे हो सिस्टम को उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। आगे है मेंटेनेंस टेक्निक एंड टूल्स, incorporate the source code, object code, control language and data files needed to run a system। yes, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं किसी एक फाइल में किसी सिस्टम को रन करने के लिए। control more than one version of system, a single version is designated as a production version and no one is allowed to alter it। वो कह रहे हैं कि जो इसको डिफरेंट वर्जन है सिस्टम के उसको भी कंट्रोल किया जा सके। प्लेस द वर्जन नंबर एंड डेट ऑफ द लास्ट चेंज ऑन द अगर आप डिफरेंट वर्जन आ रहे हैं तो हमें प्लेस करना चाहिए उसके वर्जन्स का और उसकी चेंजेस को कि हमने लास्ट चेंज कब किया था, ठीक है। उनके मॉड्यूल्स को ऑटोमेटिकली फाइल में कंपाइल होते रहते हैं, फिर हम ये चीज़ें हमें अपडेट करते रहना चाहिए डॉक्यूमेंट में भी और अपने कोड में भी। हैज़ रिपोर्टिंग, बैकअप एंड रिकवरी फीचर्स प्लस 3 लेवल ऑफ द सिक्योरिटी एक्सेस। हमें बैकअप भी करना चाहिए, ये नहीं है कि हमने अगर फर्स्ट हमारा वर्जन था उसमें चेंज कर दिया, हमारे पास फर्स्ट वर्जन डिस्कार्ड हो गया, हमें बैकअप पे भी रखना चाहिए, चेंजिंग्स वाला भी और प्रीवियस वाला भी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं किसी सिस्टम की मेंटेनेंस को कंप्लीट करने की। इसी तरह हमारा ये जब हम सिस्टम को मेंटेन करेंगे तो हमारा जो इंटर सिस्टम कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो सिस्टम है उसकी कम्युनिकेशन जब उसको मेंटेन करेंगे तो उसकी वो पहले से बेहतर हो जाएगी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।